हाय एवरीवन। आइए स्वागत करते हैं फिर से आपका QIP 1152 के इस एनालिसिस में। तो चलिए आते हैं इस सेशन के सबसे पहले सवाल पे। और इस सेशन का सबसे पहला सवाल रहा आपके स्क्रीन पे, और सवाल है आपका सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसका आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म का पता करना है। तो सबसे पहले देख लो, आप एनालाइज करके देख लो कि गिवन सेंटेंस को फॉर्म जो किया गया है किस टेंस को यूज करके किया गया है। तो सेंटेंस कहता है कि माय पेरेंट्स हैव बुक्ड अ मिनी गेटवे फॉर मी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया है, एक मिनी गेटवे को बुक किया है। तो इसका मतलब सेंटेंस को देख करके साफ पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करके फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हैज हैव, इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखा है। अगर इसके हम पैसिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो अब मिनी गेटवे को हम वाक्य का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते हो कि हैज हैव, इसके साथ क्या करेंगे हम बीन और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और एक्टिव का जो ये सब्जेक्ट है प्रीपोजिशन बाय को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा सेंटेंस बनना कैसे चाहिए, अब मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड बाय माई पेरेंट्स। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए कि हैज बीन प्लस V3 में दिया गया ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो चलो अब हम क्या करते हैं, अपने आंसर पे आते हैं। अगर अब हम अपने आंसर पे आए तो सबसे पहला देखो, अ मिनी गेटवे वाज बीइंग बुक्ड। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हुआ कि होना चाहिए हैज बीन बुक्ड, लेकिन यहां पर है वाज बीइंग बुक्ड। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। अब अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें, अ मिनी गेटवे हैड बीन बुक्ड, जब सेंटेंस बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो सेंटेंस को चेंज करके आप पास्ट परफेक्ट में नहीं ले जाओगे, तो ये भी आपका एलिमिनेट हुआ। इसके बाद देखते हैं, अ मिनी गेटवे वाज बीन, आप कहते हो कि टू बी वर्ब के साथ कभी भी हम बीन का प्रयोग करते ही नहीं है, तो ऐसे ही देख करके आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हुआ। अब बच गए आपके पास लास्ट ऑप्शन, और लास्ट ऑप्शन क्या है, अ मिनी गेटवे हैज बीन बुक्ड फॉर मी बाय माय पेरेंट्स। योर आंसर इज डी। हम लोग आ गए हैं अपने आंसर पर, और हमारा आंसर क्या निकल करके आया, डी। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग इस सेशन के अगले सवाल की तरफ। अब अगर हम अगले सवाल की तरफ देखें तो अगला सवाल कहता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। कहता है कि सेंटेंस को मैंने सेगमेंटेड किया है, फ्रेगमेंटेड किया है, और उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस के किस भाग में व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां व्याप्त हुई हैं। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस कहता है कि देयर इज सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिडंट सी देम। तो यहां पर देखिए, अगर हम सेंटेंस को देखते हैं तो क्या कहता है कि देयर इज सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज। कैरेज के जो कि रूफ पे कुछ बंदर हैं। तो यहां पर देखिए कि बंदर के बारे में बात हो रही है, मंकीज के बारे में, और यहां वाक्य का सब्जेक्ट क्या यूज किया गया है, देयर को यूज किया गया है। तो इसको आप कहते हो इंट्रोडक्टरी देयर। तो देयर के साथ हम किस वर्ब का यूज करें, देयर के साथ आप देखोगे कि वर्ब सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और वर्ब प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं। देयर के साथ वर्ब क्या यूज हो सकते हैं, सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं और साथ साथ प्लूरल भी यूज किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में चर्चा अगर किसी सिंगुलर एंटिटी की हुई है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और अगर एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो वर्ब क्या हो जाएंगे, आपको प्लूरल हो जाएंगे। और यहां पर देखो आप क्या कहते हो कि देयर इज सम मंकीज, और यहां देखिए मंकी की संख्या है, नंबर के बारे में बात हो रही है, और यहां बंदर की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है। तो देयरफॉर हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, देयर आर सम मंकीज। तब आप क्या करोगे, ये सिंगुलर को यूज न करके बल्कि हम क्या करेंगे, देयर आर सम मंकीज ऑन द रूफ ऑफ द कैरेज बट माधव डिडंट सी देम। ठीक है, कि कैरेज के छत पे जो कि कुछ बंदर थे लेकिन माधव ने उन्हें देखा नहीं। तो अब अगर हम एनालाइज करके देखें कि सेंटेंस के किस भाग में अशुद्धि व्याप्त हुई है, तो क्या कहोगे कि देयर इज की जगह क्या होना चाहिए, देयर आर होना चाहिए। तो देयरफॉर आवर आंसर इज बी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या हो, समान अर्थ रखने वाले शब्द। सबसे पहले देखो अमेंड। अमेंड क्या है, वर्ब है, और अमेंड का मतलब क्या होता है, सुधार करना, संशोधन करना। अगर इसके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में अगर हम देखें तो क्या कहोगे, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब भी क्या होता है, सुधार करना, संशोधन करना।
ठीक है। तो अब अगर हम इसके सिनोनिमस वर्ड के रूप में देखें तो अमेंड का एग्जैक्ट सिनोनिमस वर्ड कौन सा हो जाता है आपका? रेक्टिफाई हो जाता है। सोच के देखो, अब इसी से अगर हम नाउन का फॉर्मेट लाते हैं तो क्या होता? अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट जो देखते हो कि फ्रॉम टाइम टू टाइम आपके संविधान में अमेंडमेंट होते रहते हैं, यानी संशोधन होते रहते हैं। तो यहां पर देखो, जब हम अमेंड से अमेंडमेंट करेंगे तो वो नाउन का फॉर्मेट हो जाएगा, और जब हम रेक्टिफाई से जब हम नाउन का फॉर्मेट लाएंगे तो क्या होगा? रेक्टिफिकेशन। ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ब का चाहिए था सिनोनिम्स, और आपने क्या किया? वर्ब का चुनाव किया, और बिल्कुल ये क्या थे? सिनोनिमस थे। अब चलिए बाकी शब्दों को देखें। अगर आप किसी को हार्म करते हो तो क्षति पहुंचाते हो। अगर सिचुएशन वर्सनिंग कंडीशन में है तो इसका मतलब क्या हुआ? स्थिति जो है कि बद से बदतर होती जा रही है। वर्सन का मतलब क्या हुआ? स्थिति में गिरावट होना। ठीक है। वर्सनिंग द सिचुएशन, अगर आप कहते हो कि द सिचुएशन इज वर्सनिंग डे बाय डे, इसका मतलब परिस्थिति जो है कि दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। इसके बाद को इंपेयर, इंपेयर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बिगाड़ देना। तो अगर हम चलें तो आप क्या कहोगे कि यहां बात हो रही है सुधार करने की, और हमें लेना है क्या? कि जो कि कहते हैं सिनोनिमस वर्ड लेना है। देयरफॉर आवर आंसर इज ए। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है दोस्त? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड or bold segment in the given sentence. If there is no need to improve it, select no improvement required. ठीक है। तो कहता कि यहां पर देखो कि I have given you a sentence by underlining a certain word, और आपको पढ़ करके जज करके देखना है क्या इस शब्द का प्रयोग सेंटेंस में सही सही हुआ है क्या। अगर सही सही हुआ है तो आप क्या कहोगे कि इसके लिए किसी भी तरह के सब्सटीट्यूशन की जरूरत नहीं है। इसको यहां से रिप्लेस करने के लिए किसी अन्य शब्द या शब्दों के समूह को लाने की जरूरत नहीं है। तब आप क्या करना? नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक करना। अगर आपको लगता है कि यहां गुंजाइश है इसको इंप्रूव कराने की, तो फिर देखना दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो देखो यहां पर हम क्या कहते हैं कि माई सिस्टर रिजेंबल्स टू माई मदर अलॉट इन लुक्स एंड इन टेम्परामेंट। तो सबसे पहले देखो क्या कि यहां पर एक जो शब्द को यूज किया गया, शब्द कौन सा है आपका? रिजेंबल। अगर हम रिजेंबल के बारे में बात करें तो रिजेंबल का मतलब क्या होता है? ये देखो, रिजेंबल का मतलब होता है चेहरे से एक जैसा प्रतीत होना। रिजेंबल। ठीक है। अगर मैं कहता हूं, ठीक है, यू रिजेंबल योर मदर, इसका मतलब क्या हुआ? आप किसके जैसे दिखते हैं? आप अपनी मां जैसे दिखते हैं। चेहरे से एक जैसा दिखना। और इसमें देखोगे अगर हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पर अगर हम बात करके देखें तो रिजेंबल अपने साथ किसी भी तरह के प्रीपोजिशंस को यूज नहीं करता है। अगर मैं कहता हूं आई रिजेंबल माई फादर, इसका मतलब मैं अपने पिता जैसा दिखता हूं। सी रिजेंबल्स हर मदर, इसका मतलब क्या हुआ? वो लड़की कैसी दिखती है? तो अपने मां जैसी दिखती है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि रिजेंबल के साथ प्रीपोजिशन टू को यूज किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इस टू को यहां से हटा दिया जाए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कहता है कि बताइए कि अगर जो कि रिजेंबल्स टू जो लिखा हुआ था, क्या इसको चेंज करके अगर रिजेंबल्स सिर्फ लिखा जाए तो क्या सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा क्या? तब आप क्या कहोगे कि हाँ सर, सेंटेंस जो है कि हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर योर आंसर इज बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चुनाव करना है। तो यहां पर देखो कलिक का स्पेलिंग COLLEAGUE बिल्कुल सही है। ह्यूमरस के भी स्पेलिंग करेक्ट है। अगर हम कहें परसिवेबल, परसिवेबल के भी स्पेलिंग सही है। लेकिन अगर हम नजर डालें हरासमेंट पे तो हरासमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? HARASSMENT हरासमेंट। तो यहां पर देखो आप क्या करते हो कि हरासमेंट में सिंगल आर की जरूरत होती है और यहां डबल आर है। तो इसलिए क्या करोगे कि अगर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का चुनाव करोगे तो आपका आंसर क्या निकल करके आता है? बी। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना है ताकि जो कि ब्लैंक्स को फिल किया जा सके। सेंटेंस देखो क्या कहता है? द ट्रेनी वांटेड टू नो। देखो दोस्त, कभी भी जब आप फिलिंग के लिए आगे बढ़ोगे, अगर कोलोकेशंस कह लो, फिल अप द ब्लैंक्स को कह लो, तो मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू कंप्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करना, और इसके बाद ही दिए गए ऑप्शन में से देखना कि इस मीनिंग को जस्टिफाई करने के लिए ऑप्शन में दिए गए कौन सा शब्द जो है वो क्या है कि जो कि अप्रोप्रिएट होगा। तो देखो सेंटेंस कहता है द ट्रेनी वांटेड टू नो द खाली जगह ऑफ द कोर्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। देखिए जो भी ट्रेनिंग था वो जानना चाहता था। ठीक है, क्या जानना चाहता था?
ऑफ द कोर्स टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अगर मान लो कि हमारे संस्थान में हम विभिन्न चीज़ों की तैयारी करवाते हैं, अगर आप आते हो इंक्वायरी के लिए तो आप ये जानना चाहोगे कि सर जिस चीज़ की आप तैयारी करवाते हो तो उसके बारे में सारा विवरण मुझे बता दो। और अगर जो कि क्या कहते हैं सारी डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड जानकारी जब आप मुझे दे दोगे तो उसके आधार पर मुझे ये भी निर्णय लेने में सहूलियत हो जाएगी कि इस कोर्स को करने के बाद मेरे लिए जो है कि जॉब के क्या प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो आप क्या जानना चाहोगे, यू वुड लाइक टू नो ऑल द इन्स एंड आउट्स, मतलब क्या हुआ सारी डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स की जानकारी आप लेना चाहोगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या कहोगे, द ट्रेनी वांटेड टू नो द, आप क्या करोगे, इन्स एंड आउट्स ऑफ द कोर्सेज टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, रोजगार की क्या संभावनाएं होंगी इस कोर्सेस को करने के बाद, हर एक माइन्यूट सा डिटेल वो जानना चाहता था ट्रेनिंग। तो यहां पर देखो क्या हुआ, इन्स एंड आउट्स ये दिए गए सेंटेंस में फिट बैठता है। लेकिन बाकी अगर शब्द को देखें, बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब क्या कहते हो, हिंदी में कहते हैं विहंगम दृष्टिकोण, या आप कहोगे कि सरसरी निगाह से देखना। क्राइंग नीड का मतलब क्या हुआ, डायर नीड, और टॉल टॉक का मतलब क्या हुआ, बढ़ा चढ़ा करके की गई बातें। और कंटेक्स्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए अप्रोप्रिएटली फिट है और यही हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 82 को देखें तो क्या कहता है कि दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, ठीक है, अबाउट लाइफ इन रोमन टाइम्स। रोमन टाइम्स में जीवन किस प्रकार का था उसी के बारे में जो कि ये ड्रामा क्या करता है कि पूरी तौर पर हमें जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहां पर क्या करोगे, इंफॉर्मेटिव अबाउट, इसके साथ अगर हम प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करेंगे तो प्रीपोजिशन क्या होगा, सी। आंसर आपका क्या है, सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अरुण एंड हिज वाइफ वर। तो सोच करके देखो यहां पर क्या देखोगे कि किस कंटेक्स्ट में, किस पेयर में, किस अप्रोप्रिएट वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। जब आप एक अच्छे रीडर रहते हैं तो आपके जुबान पर ऑलरेडी जो है कि ये शब्द आपके होते ही होते हैं। जैसे देखो अगर मैं कहता हूं कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब आप क्या कहते हो कि आई वॉज ब्लेस्ड विथ अ सन, मुझे क्या हुआ, आशीर्वाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ, एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई। तो जनरली देखोगे इसके लिए जब हम अप्रोप्रिएट वर्ब का सिलेक्शन करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, ब्लेस को यूज करते हैं। तब यहां पर क्या करोगे कि अरुण एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड अ बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज। तो मतलब क्या हुआ कि अरुण और उसकी बीवी जो थी उन्हें जो है कि आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई है 18 साल की शादी के पश्चात। तो यहां पर क्या देखोगे कि ब्लेस्ड शब्द का प्रयोग हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, हमारे जुबान पे भी बिठा हुआ है। तो इसलिए क्या देखना कि जिस इंफॉर्मेशन के बारे में आप पहले से ही श्योर हो कि आई एम राइट, एट द मोमेंट यू हैव नॉट टू थिंक ऑफ एनीथिंग डिफरेंट। तो क्या करना है, यहां पर हम क्या करेंगे, ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय, क्या हुआ कि उसे जो कि एक जो कि पुत्र के रूप में जो कि आशीर्वाद की प्राप्ति हुई। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 84। अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर देखो शब्द कौन सा है, इंपीड। इंपीड का मतलब कहता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसका मतलब हो जाता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, इसका मतलब क्या, बाधा डालना। और जब आप बाधा डालोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंडर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसको हम ये भी कह सकते हैं हिंडर समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग। किसी को कुछ करने में अगर आप डिस्टर्ब करोगे, बाधा पहुंचाओगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इसी को हम कहेंगे इम्पेडी। ठीक है, इम्पीड कहेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए कि इसी से अगर हम नाउन का फॉर्मेट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, रुकावट या बाधा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो सिनोनिम्स के तौर पर क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, हिंडर। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इंटेंट का मतलब क्या होता है, चाहना होता है। अगर मैं कहता हूं यू इंटेंड टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है, अगर आप अर्डुअस जॉब करते हो, डिफिकल्ट टास्क करते हो, तो उस डिफिकल्ट टास्क करने के पश्चात जब आप थोड़ी देर जो कि विश्राम में आते हो, जब आप रेसेस आवर्स में आते हो, उसको आप क्या कहते हो, रिस्पाइट कहते हो। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ, प्रॉम्प्ट आंसर्स, मतलब क्या, त्वरित आंसर आपने दिया मुझे। और हिंडर के बारे में आपको अच्छी तरह से पता ही है। तो अगर मान लो कि अगर इसके जो है कि हम सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें तो हमारा आंसर निकल करके क्या आता है, 84 का आंसर हो गया आपका डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 85।
अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखें तो फिर से आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के बारे में आप मुझे बताओ। तो सबसे पहले देखो वार्डन की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, इंजीनियर की भी स्पेलिंग करेक्ट है, इसके बाद देखो डॉक्टर की भी स्पेलिंग करेक्ट है, और यहां पर देखो पुलिसमैन स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि पुलिसमैन की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, POLICEMEN। अगर सिंगुलर में यूज करोगे तो MAN होगा और प्लूरल में यूज करोगे तो MEN होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, POLISE नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपका जो है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, तो बी में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करें तो क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहां पर देखो इस सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है इसका सिनोनिमस वर्ड आपको निकाल के देना है, और शब्द क्या है, वाइवेसियस। सेंटेंस का अर्थ देखो क्या कहता है कि द ऑडियंस वाज मेस्मराइज्ड बाय द स्पीच डिलीवर्ड बाय द वाइवेसियस लेडी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑडियंस थे वो स्पेल बाउंड हो गए, वो मंत्रमुग्ध हो गए, किसके द्वारा दिए गए स्पीच से, उस एनर्जेटिक जो महिला थी, वो ऊर्जावान जो महिला थी उसके द्वारा दिए गए स्पीच से जितने भी दर्शक थे वहां, जितने भी ऑडियंस थे वो क्या हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टाइल ऑफ डिलीवरिंग स्पीच अट्रैक्टेड ऑल द ऑडियंस। आप ये कह सकते हो उसके भाषण देने की कला ऐसी थी कि जितने भी ऑडियंस वहां मौजूद थे सबको उसने क्या किया, मोह लिया। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग तो हम समझ गए। अब यहां से देखो क्या कि वाइवेसियस, वाइवेसियस के बारे में बात हो रही है। तो वाइवेसियस का मतलब होता है, देखो ये बना है, अगर इसके हम प्रीफिक्स को देखें तो ये देखो क्या कि वाइवा रूट से बना है। अगर हम कहते हैं VIV, अगर देखोगे किसी भी शब्द के शुरू में लगता है, ये किससे रिलेट करता है, लाइफ से। ये लाइफ से रिलेट करता है, यानी जीवन से रिलेट करता है। अब जैसे देखो डे टू डे लाइफ में कुछ भी जो आपके साथ घटित होता है उन बिंदुओं पे अगर आप फोकस करोगे तो वो भी बहुत सारी जानकारी आपको देता है। जैसे आपने एक सिनेमा देखी होगी जब वी मैट। जब वी मैट में आपने देखा था शाहिद साहब थे और करीना कपूर थी। तो उसमें क्या देखा था आप कि फर्स्ट हाफ में जो मूवी थी उसमें करीना कपूर का जो किरदार था उसका नाम क्या था आपका, गीत। तब आप उसके बारे में क्या कहते हो, द कैरेक्टर ऑफ गीत इन द मूवी जब वी मैट वॉज दैट ऑफ अ वाइवेसियस गर्ल। मतलब क्या हुआ कि जब वी मेट में जो करीना कपूर का किरदार था वो किस तरह की लड़की का किरदार था, तो आपने क्या कहा, वाज दैट ऑफ अ वाइवेसियस गर्ल। वाइवेसियस गर्ल का मतलब क्या हुआ कि एकदम पूरा जीवन से भरा हुआ, पूरी तौर पर ऊर्जा से भरा हुआ। आप क्या देखते हो कि जो कि अगर बारिश की बूंदें गिर रही है तो वो उछल रही है, कूद रही है, नाच रही है, एकदम जैसे लगता है जैसे कि जीवन से कितना इसको प्यार हो, जीवन कितना जीना अच्छा लगता है इसे। तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट हाफ में करीना कपूर एनर्जाइज रहती है और सेकंड हाफ में क्या हो जाते हैं हमारे शाहिद साहब जो कि एनर्जाइज हो जाते हैं। तो वहां पर जो आपने कहा कि वाइवेसियस गर्ल, इसका मतलब क्या, वो फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवंतता से भरा हुआ, मतलब क्या, वो ऊर्जावान कहो आप, चहकते कूदते। ठीक है, इस तरह से व्यक्ति अगर जिंदगी को जीता है तो क्या कहोगे कि यू आर अ वाइवेसियस पर्सन, सी इज अ वाइवेसियस गर्ल। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि VIV किसको रिलेट करता है, लाइफ को रिलेट करता है। इसी से देखो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फर्दर क्वेश्चंस को अगर आप डील करना चाहोगे तो आपने सुना होगा वीवी पेरस। वीवी पेरस, वीवी पेरस के बारे में बात करें अगर हम तो आप क्या कहोगे कि सर वी मतलब लाइफ होता है, वीवी पेरस क्रीचर्स होते हैं। कैसे क्रीचर्स होते हैं, ऐसे क्रीचर्स जो क्या करता है, अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो जैसे देखो हम ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर बात करके देखी जाए, अगर जो कि गाय माता के बारे में बात करके देखी जाए तो ये कैसे क्रीचर्स हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, वी आर विविपेरस क्रीचर्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जो कि बच्चे को और फुली डेवलप्ड यंग वन को जन्म देने वाले लोग हैं, अर्थात हमें क्या कहा जाना चाहिए, विविपेरस क्रीचर्स कहा जाना चाहिए। अब जैसे देखो ऐसे भी आपको मिलेंगे जीव जो कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो उसको क्या कहोगे, ओविपेरस। सोच करके देखो इसको क्या कहोगे, ओविपेरस और ओविपेरस। ठीक है, तो ओवी देखो क्या हुआ, इसी से जब आप बायो में पढ़ते हो तो ओवी से ही आप पढ़ते हो, ओवरी के बारे में बात करते हो आप। ठीक है, ओव्यूलेशन के बारे में बात होती है। तो अल्टीमेटली यहां पर देखो क्या कि ओवरी में क्या दिखते हैं आपको, अंडाणु। अंडाणु मतलब क्या हुआ, ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और एक अंडे को सेने के बाद इसके बाद उसे चूजे निकल करके बाहर आते हैं, जैसे कि मुर्गे मुर्गियां, वो जो करते हो। तो यहां पर आपने क्या देखा, विविपेरस मतलब क्या हुआ कि बच्चे देने वाले, और ओविपेरस का मतलब क्या हो गया आपका कि अंडे देने वाले। और यहां पर जो आपने देखा कि वाइव, ठीक है, अगर आपने कहा कि वाइवेसियस, वाइवेसियस का मतलब क्या हुआ कि जो कि क्या कहता है कि
लाइफ। वाइवेसियस का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज फुल ऑफ लाइफ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहां पर देखिए वाइवेसियस का मतलब क्या हुआ? द पर्सन हु इज फुल ऑफ एनर्जी, मतलब क्या? द पर्सन इज वेरी एनर्जेटिक। योर आंसर इज ए। आपका आंसर क्या निकल करके आ रहा है? ए। अगर आप अपने जीवन में खुशहाल हो तो प्रोस्पेरस हो। फ्रेंडली आपका अगर जो कि क्या है? एटीट्यूड है। फ्रेंडली आपका बिहेवियर है तो लोगों के साथ दोस्त की तरह पेश आते हो। अगर आप फियरलेस हो तो आप कौन हो? तो बोल्ड हो, आप निर्भय हो। चलिए, सभी शब्दों को हमने देख लिया और हमारे जो आंसर निकल करके आए ए, उसको भी हमने देख लिया। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 87 को देखें तो सेंटेंस कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। तो कहता है कि ये सेंटेंस जो मैंने लिख करके दिया, आप मुझे बताओ कि इसी सेंटेंस को अगर एक्टिव वॉइस में लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता। तो देख लो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा गया है वाज या वर प्लस V3। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट के अनुरूप जब हम यहां वाज या वर प्लस V3, वाज या वर प्लस V3 में अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना हुआ है तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका एक्टिव वॉइस होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इस गिवन सेंटेंस को क्या करो कि द गेट वाज ओपनड बाय द प्यून। गेट किसके द्वारा खोला गया? प्यून के द्वारा खोला गया। तो प्यून को क्या करो? वाक्य का सब्जेक्ट बना लो। द प्यून, द प्यून, और वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए तो ओपन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपनड ही हो जाएगा। द प्यून ओपनड और द गेट इस तरफ ऑब्जेक्ट हो गया। द प्यून ओपनड द गेट, द प्यून ओपनड द गेट। बी सही है। और इसके बाद देखो इज वाला ये गलत हो गए, ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड है और ये भी ऑप्शन क्या हो गए? आपके एलिमिनेट हो गए। देयरफॉर योर आंसर इज बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 पे अगर हम गौर करें तो ये क्वेश्चन है आपका पैराजंबल्स के क्वेश्चन है। जब आपके ये पैराजंबल्स के क्वेश्चंस हैं तो देखो क्वेश्चन जो दिए गए हैं सेंटेंसेस के रूप में दिए गए हैं। कितने सेंटेंसेस अवेलेबल हैं आपके पास? P, Q, इसके बाद देखो R भी है और इसके बाद क्या है? S भी है। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो हम लोग क्या करते हैं? पैराजंबल्स में सबसे पहले हम लोग पहले सेंटेंस का चुनाव करते हैं और जब हम एलिमिनेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो हम क्या कहते हैं कि देखेंगे सेंटेंस में जब मुझे पर्सनल प्रोनाउन किसी भी फॉर्म में दिखे, नॉमिनेटिव केस में दिखे, ऑब्जेक्टिव केस में दिखे या कि पोसेसिव केस में दिखे, तो हम इन वन गो में ये मन ही मन डिसाइड कर लेते हैं कि दिस शुड नॉट बी आर ओपनिंग सेंटेंस। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस पे नजर डालें तो देखो पहला सेंटेंस पे देखो दे से सेंटेंस की शुरुआत हो जा रही है। यहां पर देखो क्या हो कि देयर कॉस्ट के बारे में बात की जा रही है। तो अल्टीमेटली इसके बाद देखिए दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट। दीज डिवाइसेस का मतलब क्या? इससे पहले किसी डिवाइसेस की चर्चा होगी तभी तो जाकर के हम दीज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो अल्टीमेटली वन गो में ही देखने से हमें पता चल जाता है कि हो ना हो ये P, Q और R में से तीनों में से किसी से भी हमारे ओपनिंग सेंटेंस की शुरुआत नहीं होनी जा रही है। तो अब बचता है हमारे पास एस के जो ऑप्शंस बचते हैं, चलिए इसको पढ़ करके देखते हैं कहीं ये हमारा जो कि क्या हो जाए कि ओपनिंग सेंटेंस निकल के आए। क्या कहता है कि क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्लाइमेट एडवाइजर्स जो हैं वो हमें एंटिसिपेट करते हैं कि मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय द हीट पंप्स। देखिए वो हमें जो कि क्या कहता है कि क्या करता है, हमें एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाले समय में देखिएगा अत्यधिक घरों को जो गर्म रखा जाता है। आज आप जाड़े के ऋतु में क्या करते हो? अगर आपको अपने घर को गर्म रखना होता है तो आप क्या करते हो? डिफरेंट कंपनीज के हीटर ले आते हो। अल्टीमेटली आप क्या करते हो? प्लग करते हो और अपने घर को गर्म कर लेते हो। लेकिन यहां पर देखो क्या कहा जाता है कि क्लाइमेट एडवाइजर्स हमें ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि देखिएगा आने वाले समयों में जो आपको अपने घरों को गर्म रखने की जरूरत पड़ेगी ना, तो देखिएगा इसके लिए क्या हो जाएगा? विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स। तब आपको क्या करना होगा कि मार्केट से जाकर के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस जो खरीद करके लाते हो, हीटर वगैरह, वो लाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उस जगह पर क्या अवेलेबल रहेगा? आपके पास हीट पंप्स होंगे। ठीक है, उससे जो कि आपके घर आने वाले समय में जो कि गर्म होंगे। तो ये देखो सेंटेंस क्या है कि ये सेंटेंस अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए पूरी तौर पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर आश्रित नहीं है और इसमें सेंट्रल आइडिया भी निहित है कि आने वाले समय में हमें अपने घर को गर्म रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हीट पंप्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखो हीट पंप्स के बारे में जो बात की गई, तो हीट पंप्स देखो प्लूरल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसी हीट पंप्स के बारे में फर्दर जब आपको जानकारी दी जाएगी तो इसी के लिए प्लूरल प्रोनाउंस के यूज किए जाएंगे, तो इसी के लिए आप दे का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब चलो देखो, अब यहां पर देखिए हीट पंप्स क्या है, अब इसके बारे में जानकारी देना चाहोगे, आप इसका परिचय देना चाहोगे, तो ये क्या कहता है कि दीज डिवाइसेस एक्सट्रैक्ट वार्मथ फ्रॉम द एयर और द ग्राउंड और फ्रॉम वाटर अ बिट लाइक अ फ्रिज ऑपरेटिंग इन, ठीक है, इन वर्स रिवर्स। तो यहां पर देखो ये जो डिवाइसेस होंगे जिसको आप हीट पंप्स कहोगे, ये क्या करेगा, आपके घर को गर्म कैसे रखेगा, तो ये क्या करेगा कि आपके वातावरण से ही ये गर्मी लेगा, फ्रॉम द एयर, हवा में जो मौजूद जो गर्मी है उसको वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा। इसके बाद देखो आपके जमीन पर जो गर्मी की मात्रा है वहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, यहां तक कि पानी में भी जो मौजूद है गर्मी वहां से भी एक्सट्रैक्ट करके क्या करेगा, एक क्या करोगे, फ्रिज की तरह जो है कि जिस तरह से घर में इंस्टॉल करके आप, जैसे फ्रिज क्या करते हो आप घर में इंस्टॉल करते हो और जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं उसको जो है कि फ्रिज में रखते हो ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो आप जिस तरह से फ्रिज को इंस्टॉल करते हो घर में एक सर्टेन चीजों को जो है कि ठंडा रखने के लिए, तो सिमिलरली देखना इसी तरह फ्रिज जैसा ही कोई ना कोई क्या होगा, हीट पंप्स होगा, वो हम आने वाले समयों में अपने घरों में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। वो वातावरण की जो गर्मी है, चाहे वो जमीन से हो, चाहे वो एयर से हो, चाहे वो पानी से हो, उसको वो खींच करके हमारे घर के अंदर क्या करेगा, हमारे घर को गर्म रखने में मदद करेगा। और ये फीचर्स किसके होंगे, हमारे जो कि यहाँ पर क्या कहोगे आप, ठीक है, किसके होंगे, हीट पंप्स के होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये फीचर्स किसके बारे में बात किया, एस के बाद तो जो कि आपका आर का आना श्योर है, एस के बाद आर का आना श्योर है। अब इसके बाद देखिए, अब आगे बात आती है, दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली। ठीक है, वे लोग जो कि मार्केट में पहले से ही हैं, लेकिन यहां पर देखिए देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द सॉर्ट यू इंस्टॉल एंड द साइज ऑफ योर होम। तो क्या कहता है कि ऐसे अप्लायंस अगर देखोगे कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है, ये मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, चूंकि ये कम संख्या में अवेलेबल है तो ये क्या है, कॉस्टली है। और कॉस्ट कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके घर का जो है वो मेजरमेंट क्या है, साइज क्या है, उसके आधार पर जो कि आपको क्या होगा कि आपको प्राइस पे करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्त, जब हमने देखा कि एस आर का मेरा कॉम्बिनेशन बना है, तो 4 ऑप्शन में देखते हैं एस आर वाले कॉम्बिनेशन कितने हैं आपके पास। एस आर वाले सिर्फ ओनली 1 कॉम्बिनेशन है, तो क्या है कि एस आर पी क्यू। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, एस आर, इसके बाद देखो पी और क्यू, बिल्कुल सही है आपका, एंड योर आंसर इज सी। आपका आंसर आ चुका है सी। आइए आता है क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। क्या कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। देखो क्या कहता है, द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड आफ्टर सी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज। मैं बार बार आप लोगों को ये कहता रहता हूं दोस्त, कभी भी फिल अप द ब्लैंक्स कहो, कभी भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो सबसे आगे क्या रखो, सबसे आगे आपको जो कि फोकस्ड होना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज पे। पहले सेंटेंस को समझ करके देखना सेंटेंस क्या कहना चाहता है, देयर आफ्टर यू हैव टू यूज योर नॉलेज। ठीक है, और इसके बाद अपने नॉलेज को यूज करके देखना कि जो भी बातें इस सेंटेंस के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है, क्या यह बात कहने में किसी ग्रामेटिकल टर्म का जो यूज हुआ है, क्या यह सही तरीके से यूज हुआ है, या यूज करने में जो कि किसी तरह की अशुद्धि रह गई है, तब आप टेकल करना। देखो क्या कहता है सेंटेंस, द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड। सैक्ड का मतलब क्या होता है, डिसमिस्ड कहो या जॉब से निकाल दिया जाना। आर्ट हिस्ट्री टीचर को क्या किया गया, जॉब से निकाल दिया गया। आफ्टर सी, ये देखिएगा कि जब यहां सब्जेक्ट सी है तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग तो होना नहीं चाहिए। जब तक अनरियल सिचुएशन की बात नहीं होती है तब तक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते नहीं है। तो क्या कहता है कि द आर्ट हिस्ट्री टीचर वाज सैक्ड, उसको जगह डिसमिस कर दिया गया जॉब से। आफ्टर, यहां देखिए सी वर्ब के बदले यहां पर क्या होना चाहिए, सी वाज। ठीक है, सी वाज थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज। मतलब क्या हुआ कि अब आपको कहता है कि ये जो अंडरलाइन करके मैंने रखा है सी वाज थॉट, ठीक है, आप मुझे बताइए अगर इसको सी वाज थॉट को अगर रिप्लेस किया जाए तो किससे किया जाए। तो क्योंकि देखो उस लड़की को क्या किया गया है, जॉब से निकाला गया है। इसलिए क्योंकि स्कूल सप्लाईज को हो सकता है कि वो चोरी करके ले जा रही होगी और ये क्रम में जो कि वो पकड़ी गई होगी, इसीलिए तो जो कि उसको जॉब से निकाला गया। तो यहां पर क्या करोगे, सी वाज कॉट। अगर हम सी वाज कॉट करते हैं तो यहां पर देखिए क्या हुआ, सी वाज कॉट किए तो वो पकड़ी गई है। ठीक है, जब स्कूल सप्लाईज को लेकर के जाने के क्रम में वो पकड़ी गई है, इसलिए जॉब से निकाला गया। हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब आप ये कह सकते हो कि सर सी वाज वंडर्ड, उस पर आश्चर्य किया गया, ये तो मीनिंग में फिट नहीं बैठ रहा आपका। सी वाज डम्प्ड,
सी वॉज डम का मतलब क्या होता है? अगर मान लो किसी के साथ जो कि मैं प्रेम प्रसंग में हूं, लेकिन किसी और को लेकर के मैं किसी और को मैं क्या कर देता हूं? डम कर देता हूं। मतलब कोई नया मिला और मैं पुराने वाले का साथ छोड़ देता हूं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि द पर्सन डम्प्ड हिम और डम्प्ड हर। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो कि प्रेम प्रसंग वाली बात नहीं है, किसी को डंप करने वाली बात नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करोगे, सी वॉज कॉट, वो स्कूल सप्लाईज को लेकर के जाते हुए जो कि क्या कहते हैं वो पकड़ी गई है, इसी वजह से जो है कि क्या हुआ है, उसको जॉब से निकाला गया है। तो इसलिए हमारा आंसर सी जो है कि ये क्या है, हमारा अप्रोप्रिएट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है। ठीक है, अगर हम 90 पे आते हैं तो फिर से देखो उसकी सेंटेंस की कहानी शुरू होती है पैराजंबल से, और पैराजंबल से शुरू होती है तो देखो फिर से आपके पास कितने सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, ए, बी, सी और डी, 4 सेंटेंसेस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं बार बार कहता हूं दोस्त, जब कभी भी पैराजंबल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर आपको भाषा की समझ होती है तो फिर आपको रिलेट करना आसान हो जाता है। देखो क्या कहता है कि नाउ डेज सोसाइटी हैज बिकम करप्टेड बाय कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक पीपल। क्या कहता है, आजकल अगर आप कहिएगा कि हमारा ये समाज जो है कि ये भ्रष्ट हो चुका है, और इससे जो कि भ्रष्ट समाज बनाने में किसका किसका योगदान रहा है, ये देखो कनिंग मतलब धूर्त लोगों का योगदान रहा है, मैनिपुलेटिव छल कपट करने वाले लोग, और यहां तक कि टॉक्सिक पीपल ने मिलकर के क्या किया है, हमारे समाज को रहने लायक रहने नहीं दिया है। मतलब क्या, वो हमारे समाज को भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या कहता है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मेंटली स्ट्रांग पीपल। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मेंटली स्ट्रांग पीपल के द्वारा लिया जाना चाहिए। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी तक तो कोई बात हुई नहीं है कि किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होगी, सिर्फ मैं सेंटेंस का मीनिंग देख रहा हूं। देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। यहां पर देखो क्या कहता है, देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये देखिए उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायी आता है मतलब क्या, जिम्मेवारी है। ठीक है, औरों की जिम्मेवारी है कि कैसे हमें जो कि अपने समाज को जो है कि एक बेटर प्लेस रहने लायक हम बनाएं। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप कहते हो कि बेईमान लोगों की वजह से, छल कपट वाले लोगों की वजह से, मैनिपुलेटिव और जो कि टॉक्सिक पीपल के की वजहों से क्या हो चुका है, हमारा समाज आज रहने लायक नहीं रहा है। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये औरों की जिम्मेवारी है कि हम ऐसे समाज को, ऐसे लोगों से हम क्या करें कि बचा करके रखें, कि ऐसे टॉक्सिक पीपल से अपने समाज को हम क्या करके रखें, तो बचा करके रखें। इसके बाद देखो क्या कहता है, बीइंग रोबस्ट दे कैन डिवोट देयर टाइम और रिसोर्सेस टू चेंज नॉक्सियस इंडिविजुअल्स। क्या कहता है कि बीइंग रोबस्ट, ज्यादा मजबूत होने के कारण, ठीक है, स्ट्रांग होने के कारण, दे कैन डिवोट देयर टाइम, वे अपना समय डिवोट कर सकते हैं, और रिसोर्सेस, जो उसके पास रिसोर्सेस है उसको यूज करके ऐसे जो नकारात्मक लोग हैं, नॉक्सियस इंडिविजुअल्स जो हमारे समाज में रहते हैं, इसको बदलने में जो है कि वो अपने समय और साथ साथ अपने संसाधन का भी यूज कर सकते हैं। अब जरा सोच के देखो, अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती है, सिर्फ सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है, तो इसके आधार पर भी आपके सारे सेंटेंस बन जाते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले आपने कहा कि आजकल हमारा ये समाज जो है, ठीक है, हैज बिकम करप्टेड, भ्रष्ट हो चुका है। कैसे कैसे लोगों से? कनिंग, मैनिपुलेटिव और टॉक्सिक लोगों से। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या कहोगे कि ऐसे लोगों से जो कि हमारा समाज भर चुका है, तब आप क्या कहोगे कि जब समाज ऐसा भर गया है तो इसका मतलब औरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने समाज को ऐसे लोगों से क्या करें, दूर रखें, ऐसे लोगों से हम अपने समाज को बचाएं। तब आप किसको रखोगे? देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो सेंटेंस को क्या करोगे, जब आप ए के बाद आप लिखोगे तो ए के बाद किसको लिखोगे? जिम्मेवारी लोग ले, और ऐसे समाज को जो कि ऐसे लोगों से क्या करे कि जो कि दूर रखे। देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले देखो कि जब उत्तरदायित्व के बारे में बात हो रही है, जब एक नए टर्म के बारे में बात होती है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात होती है, तो आर्टिकल्स ए एन से हम क्या करते हैं, किसी नाउन को इनवाइट करते हैं। यहां से द क्या कहोगे कि न्यू इंफॉर्मेशन या न्यू आइडिया का क्या हो जाता है, अराइवल हो जाता है। फिर उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम आगे हाईलाइट करेंगे तो फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम किसका यूज करेंगे? आर्टिकल्स दी का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी हम न्यू आइडिया का इंट्रोडक्शन करेंगे तो एन से करेंगे, और उसी आइडिया को आगे लेकर के आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आर्टिकल्स दी के साथ करेंगे। तो मतलब क्या, देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात क्या है कि ए के बाद कौन सा सेंटेंस होना चाहिए आपका? सी होना चाहिए। ए के बाद किसको रखा आपने? सी को रखा। ठीक है, ये रख लिया आपने, देयर लाइज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। तो अब जैसे देखो, ए के बाद आपने सी को रख दिया। अब सी के बाद बारी किसकी आती है? अब अगर हम सी के बाद बारी के बारे में बात करें तो देखो फिर क्या है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन
बाय मेंटली स्ट्रांग पीपल। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके द्वारा ली जानी चाहिए? खास करके जो मेंटली स्ट्रांग पीपल है उसके द्वारा ली जानी चाहिए। और क्यों मेंटली स्ट्रांग पीपल के द्वारा ये जिम्मेवारी ली जानी चाहिए? फिर क्या करोगे कि बीइंग रोबस्ट, चूंकि वो जो है कि क्या है, सामर्थ्यवान है, मजबूत है, मेंटली स्ट्रांग है, दे कैन डिवोट देयर टाइम, वे लोग क्या कर सकते हैं, अपना टाइम भी समर्पित कर सकते हैं सोसाइटी को सुधारने के लिए, ऐसे लोगों से बचाने के लिए, और रिसोर्सेस और उसके पास जो संसाधन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ऐसे जो नॉक्सियस, ऐसे जो जहरीले लोग जो हैं हमारे समाज में, उनको निकाला जा सके। तो इसका मतलब ए सी बी, और इसके बाद लास्ट में किसको रखोगे आप? डी को रखोगे। तो ए सी बी डी, और ये आंसर क्या है आपका? सी। योर आंसर इज सी। चलो दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। अब अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 91, तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? अब इस पर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड मर्सी। मर्सी का मतलब आप समझते हो, मर्सी का मतलब क्या होता है? दया। अगर इसका हम सिनोनिमस वर्ड के बारे में बात करें तो क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का भी मतलब क्या हो गया आपका? काइंडनेस कह लो या दया कह लो। अगर हम कहते हैं कि क्लीमेंसी सोन बाय द जजेस इट्स नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट, अगर मैं कहूं कि अगर किसी व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है और अगर जो कि जजेस उसके प्रति अगर दयावान हो जाएं, तो क्या ये हमेशा जो कि अप्रोप्रिएट साबित होगा क्या? तो कहोगे कि नहीं, क्लीमेंसी शुड नॉट बी शोन टू द ऑफेंडर्स, जो कि दया नहीं दिखाई जानी चाहिए, जो भी परपिट्रेटर्स हैं, जो भी ऑफेंडर्स हैं, उसके प्रति दया के भाव नहीं रखे जाने चाहिए। तो यहां पर देखो, मर्सी का क्या हो गया आपका सिनोनिमस वर्ड? आपका हो गया क्लेमेंसी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए लेगेसी, लेगेसी के बारे में आपको पता ही है, जो आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, लेगेसी। ठीक है। विरासत जिसको कहते हो आप। क्लैरिटी का मतलब क्या हो? स्पष्टीकरण। और ये देखो प्लूरैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ? मैंडेट कह सकते हो, जनादेश कह सकते हो, बहुमत जो आप इलेक्शन में प्राप्त करते हो, उसके लिए भी इस टर्म को यूज कर सकते हो। तो चलो, हम लोग आ चुके हैं अपने सेशन का जो सही आंसर है 91 का। 91 का आंसर क्या हो गया? सी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है दोस्त। अगर हम क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखें तो आपको कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ऐसे ऑप्शन का चुनाव करिए जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जा सकता है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। तो देखो ये क्या है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जैसे देखिए कि डेली रूटीन जो है, एवरीडे सुबह में जगते हो आप, ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, नहाते धोते हो, फिर तैयार होते हो और आप ऑफिस के लिए जाते हो। तो ये जो यूज करते हो एवरीडे का, जो ये रूटीन वाइज जो आपका जो है कार्यक्रम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब्लूशंस कहते हैं। इसके लिए जो शब्द एक यूज किया जाता है, ये क्या है आपका? अब्लूशंस है। स्टीमिंग तो आपको पता है कि स्टीमिंग से क्या कर सकते हो? अपने जो कि भोजन को भी पका सकते हो, सब्जियां भी पका सकते हो। बाथिंग का मतलब आपको समझ में आता है। और यहाँ देखो सॉल्यूशंस का मतलब समाधान होता है। तो इसलिए इसका तो स्पष्ट है कि इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। आइए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है दोस्त? अब चलिए इस बारे में अगर हम बात करें तो सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए आपको क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डायरेक्ट जब पूछ रहा है, ठीक है, आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। तो इसमें से आपको क्या करना चाहिए कि जो डायरेक्ट फॉर्म आपसे पूछ रहा है, किसी भी ऑप्शन को आप क्या करो कि वहीं से जो कि कन्वर्ट करो इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो। अगर ये मैच कर जाता है दिए गए सेंटेंस से, अल्टीमेटली आपके आंसर क्या है? तो करेक्ट है। चलो इसी को हम चेंज करके देखते हैं। आर्यन सेड टू मी, देखो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे? आर्यन टोल्ड मी। बिल्कुल सही। इसके बाद यू नो, यू नो सेकेंड पर्सन का है प्रोनाउन, किस हिसाब से बदलेगा? सन फॉर्मूला। ठीक है। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंजेज, तब आप क्या कहोगे? सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। यहां क्या चाहिए आपको? आई चाहिए, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में है। तो यहां पर क्या किया कि आपने आई लिया। इसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, आई न्यू। ठीक है। वेयर एज इट इज है, टू फाइंड। अब इसके बाद देखिए टू फाइंड, अब यहां देखिए मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब पे? आर्यन। आर्यन के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होना चाहिए? हिम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ? योर आंसर इज ए। कभी भी आपको पूछा जाए, मैं कहता हूं कभी भी आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बता दो कि ये जो मैंने इनडायरेक्ट फॉर्म लिख करके दिया है, इसका डायरेक्ट फॉर्म कौन सा होगा, तो क्या करो कि बारी बारी से या कोई भी ऑप्शन पकड़ो, वहां से क्या करो कि अगर आप प्रोनाउंस को लेते हो तो प्रोनाउंस को ही चेंज करके देख लो क्या प्रोनाउंस सही तरह से जस्टिफाइड है कि नहीं, टाइम एंड टेंस सही तरीके से जस्टिफाइड है कि नहीं। उल्टा करके लिखो, अगर ये करेक्टली मैच कर जाएगा गिवन सेंटेंस से, इसका मतलब वो आंसर क्या है आपका? करेक्ट है। देयरफॉर योर आंसर इज ए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94।
क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कहता है कि सेलेक्ट द इडियम दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो क्या कहता है कि आई नो सी रियली वांट्स द प्रमोशन। क्या कहता है कि यहां पर जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि उस इडियम का को आइडेंटिफाई करिए। सेलेक्ट द इडियम दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कहता है कि इस जगह पर देखिए मैं उस इडियम्स का आपको क्या दे रहा हूं, हिंट्स दे रहा हूं, और आप मुझे बताइए कि इसी अर्थ में सेंटेंस के इसी कंटेक्स्ट में नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस इडियम्स को उठा करके रखा जाए कि सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट हो जाए। देखते हैं सेंटेंस क्या कहता है। आई नो सी रियली वांट्स द प्रमोशन। मैं जानता हूं कि उसे क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। बट सी रियली हिट मी बिलो द हेड बाय टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। लेकिन उसने वाकई जो कि मुझे क्या क्या अनुचित तौर पर जो कि मुझे क्या क्या कि नुकसान पहुंचाया, जब बॉस को उसने मेरे पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सारी चीजें बता दी। और प्रमोशन मिल की जरूरत तो थी उसे, लेकिन उसके लिए जो कि मेरे साथ अनुचित व्यवहार करने की क्या जरूरत थी, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स को मेरे बॉस को बताने की क्या जरूरत थी। तो जैसे देखो ये बॉक्सिंग से लिया गया इडियम्स है। बॉक्सिंग में ये रूल है कि आप बेल्ट के नीचे हिट नहीं कर सकते। बेल्ट के नीचे हिट नहीं कर सकते मतलब क्या, आपत्तिजनक जो क्षेत्र है, जो चीज उसका सेंसिटिव पार्ट है, जो उसकी वीकनेस है, उस पर जो कि आप क्या कर सकते हो, प्रहार नहीं कर सकते। तो इसलिए देखोगे कि वहां से जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो लिया गया है, तो वहां पर क्या होता है, हिट समवन बिलो द बेल्ट होता है। तो क्या करोगे, हिट मी बिलो द बेल्ट। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि से हिट मी बिलो द बेल्ट, ये आपका अप्रोप्रिएट इडियम्स है। इसलिए आपको आंसर के रूप में किसका चुनाव करना चाहिए, डी का करना चाहिए। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 95 को देखें तो क्या कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। वेरी गुड। तो यहां देखो क्या कहता है, यू कैन टेक अ हॉर्स। आप क्या कहते हो कि यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर। क्या कहता है कि आप किसी भी घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। घोड़े को आप पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हैं। उसकी इच्छा होगी तो वो पिएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो नहीं पिला सकते आप उसे। तो कहने का मतलब ये कहता है कि बताइए यही बात जो मैंने यहां लिखी, क्या ये बात कहने में कुछ ग्रामेटिकल एरर हुआ है क्या? तो आप क्या कहोगे कि हाँ हुआ है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में देखोगे कि जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब के रूप में अगर मान लो क्या कि यहां मेक का प्रयोग कर लिया जाए, यहां सी का प्रयोग कर लिया जाए, ठीक है, वॉच का प्रयोग किया जाए, या कि बिहोल्ड का प्रयोग किया जाए, बिहोल्ड या कि हियर का प्रयोग किया जाए, और तब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाए और तब यहां वर्ब को लाया जाए, तो ये वर्ब जो होते हैं दोस्त, ये बिना इन्फिनिटिव पार्टिकल टू के लिखे जाते हैं। जैसे आप कहते हो कि मैं तुम्हें समझाता हूं, तो आप क्या लिखते हो, आई मेक यू अंडरस्टैंड। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाता हूं, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि उसने मुझे जाते हुए देखा, तो क्या बनाओगे, सी सॉ मी गो। सी ने मुझे जाते हुए देखा। तो यहां पर क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि सर इसके बाद तो जनरली आप क्या रख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो रख रहे हो, लेकिन आने वाले वर्ब जो है कि बिना टू के होते हैं। तो यहां पर देखो क्या हुआ, मेक इट टू ड्रिंक जो कर रहे हो, ये टू क्या है, ये गलत है, इस टू को हटा दोगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर द एरर हैज क्रेप्ट इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दैट इज ऑप्शन बी। चलो अब आते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब अगर हम लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो मेरी पहले से ही ये कोशिश रहती है कि दोस्त पहले आप पढ़ करके क्या करो कि जो कि इसे समझने का प्रयास करो, इसके कंटेक्स्ट के बारे में पता करने की हम कोशिश करें कि ये कहा क्या जा रहा है। अब देखो, अब अगर मैं कहता हूं ये कंप्रीहेंशन के पीस हैं, और क्या कहता है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्दों को डिलीट कर दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है ब्लैंक्स के लिए। चलो सबसे पहले हम लोग बात करके देखते हैं कि सेंटेंस कहता क्या है। सेंटेंस कह रहा है कि वीमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू खाली जगह एंड सेक्रीफाइसेस। आज जैसे देखिए वीमेन की क्या स्थिति है हमारे समाज में, किस प्रकार जो कि उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसके बारे में बात हो रही है। वीमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस, नारियों ने जो अपना प्रेजेंट स्टेटस, ठीक है, हासिल किया। वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू, किस तरह से उन्होंने हासिल किया, एंड सेक्रीफाइसेस रेदर देन थ्रू मैंस काइंडनेस। मतलब क्या हुआ, आज जो कि समाज में औरतों को जो एक अच्छा सा स्थान प्राप्त हुआ, क्या इसका क्रेडिट जो है कि हम पुरुष वर्ग को जाता है क्या?
तो आप क्या कहोगे कि नहीं, इसका क्रेडिट जो कि हम पुरुष वर्ग को नहीं जाता है, बल्कि लगातार उसने क्या किया कि संघर्ष किया उस दिशा में, जो कि क्या क्या कि प्रयत्न किया और मेहनत दिन रात करते करते जो कि आज समाज में उसे यह स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम इस ऑप्शन के लिए देखें, ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है, तो यहां पर देखो क्या कहता है कि डिग्निटी, अब इसके बाद देखो हैप्पीनेस है, जॉय है और ये स्ट्रगल है। तो सेंटेंस क्या कहता है आपका, सेंटेंस कहता है वीमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू, अब यहां पर क्या कहोगे, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस, मतलब संघर्ष और बलिदान के पश्चात ही जो कि समाज में उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ। तो यहां पर क्या करोगे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर देखो फिट क्या बैठ रहा है, स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस रेदर देन थ्रू मेंस काइंडनेस। अब इसके बाद देखो फिर क्या कहता है कि वीमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, ठीक है, देखिए एक तो विमेन और साथ साथ उसके जो समर्थक हैं उसने लड़ी है, उन लोगों ने मिलकर के लड़ा है, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट्स एज मैन। क्या कहता है कि खास करके जो विमेन के अधिकारों को लेकर के वकालत करने वाले लोग हैं, फेवर करने वाले लोग हैं, उनके बदले में उन्होंने लड़ा है, ठीक है। और अभी भी क्या कहता है, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर, और कुछ जगहों पर अभी भी जो कि कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि जो अधिकार पुरुषों के हैं वो जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ठीक उसी तरह से जो है कि उसके जो पक्षधर हैं उनके अधिकारों को लेकर के भी बहुत जगह अभी भी लड़ रहे हैं, ठीक है, एज मैन, पुरुष की तरह, ठीक है। लॉज वेर मेड टू रिप्लेस लोकल कस्टम्स विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड वीमेन्स राइट्स। अब जरा सोच के देखिए, समाज में नारियों का स्थान अच्छा हो तो इसके लिए क्या किया गया कि समाज में नियम कानून बनाए गए, ठीक है, ताकि जहां पर औरतों को दबा करके रखा जाता है, जहां पर उसे उत्पीड़ित किया जाता है, जहां पर उसकी आकांक्षाओं को दमित किया जाता है, उन चीजों को दूर किया जा सके। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले तो आपने स्ट्रगल देख लिया, अब देखते हैं क्या कि 97 में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। एवरीवन है मैन, मैन को तो हम लोग फिल कर चुके हैं, मनुष्य की तरह ही वो अपने अधिकारों को लेकर के जो कि विभिन्न जगहों पर लड़ रहे हैं। इसके बाद थर्ड में देखो क्या कि प्लग मतलब होता है फूल वगैरह तोड़ना, स्नैच मतलब छीन लेना, गेन मतलब प्राप्त करना, और ग्रिपल्ड मतलब ग्रिप करना मतलब मजबूती से पकड़ लेना। तो जरा सोच के देखो, अब यहां आते हैं हम ऑप्शन में। आपने कहा कि विमेन वॉन देयर प्रेजेंट स्टेटस थ्रू स्ट्रगल, ठीक है, संघर्ष और बलिदान के द्वारा जो है कि उसने क्या किया, वर्तमान में जो उसका स्टेटस है उसने इस माध्यम से हासिल किया, ठीक है, रेदर देन थ्रू मेंस काइंडनेस, मनुष्य की जो कि रहमो करम से नहीं बल्कि अपने त्याग और बलिदान से इन्होंने क्या किया, हासिल किया। विमेन एंड देयर सपोर्टर्स हैव फॉट, विमेन और उसके सपोर्टर्स ने लड़ा है, एंड इन सम प्लेसेस कंटिन्यू टू फाइट फॉर द सेम राइट, और बहुत सारी जगहों पर उसी अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं पुरुष की तरह। लॉज वर मेड टू रिप्लेस द लोकल कस्टम्स, नियम कानून बनाए गए ताकि स्थानीय तौर पर जो उसके साथ अन्याय होता है, रीति रिवाज जो उसके साथ अपनाए जाते हैं, विच डेनिग्रेटेड एंड सप्रेस्ड वीमेन्स राइट्स, जो नारियों के अधिकारों को जो कि उनसे जो कि अलग रखा, दबा करके रखा। वीमेन हैव, ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कि हायर पोजीशंस, आप क्या करोगे, या तो अचीव या तो गेन करोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, वीमेन हैव गेन्ड, वीमेन हैव गेन्ड। अब ये देखो ऑप्शन में क्या है, हायर पोजीशंस, देखो गेन्ड। अगर ग्रिप करते तो किसी वस्तु को जोर से पकड़ते, स्नैच करते तो छीन लेते, प्लग करते तो क्या करते, प्लग आप क्या कर सकते हो, फ्लावर कर सकते हो। तो क्या कहोगे, उन्होंने क्या किया है, अचीव किया है। इसका मतलब क्या हुआ, गेन का प्रयोग किया गया अचीव के अर्थ में, ठीक है। तो यहां देखिए वीमेन हैव गेन्ड हायर पोजीशंस, औरतों ने क्या किया है, हायर पोजीशन गेन किया है इन द वर्ल्ड एट ऑल लेवल्स, सभी स्तरों पर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक क्षेत्र में हो या सोशल क्षेत्र में हो, सामाजिक स्तर पर हो। बट इन रियलिटी वीमेन स्टिल सफर फ्रॉम, खाली जगह, एट वेरियस लेवल्स, क्या कहते हो कि हालांकि इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है, अपने त्याग और बलिदान, स्ट्रगल करके आशातीत रूप से जो कि प्रगति तो की है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो कि ये अभी भी जो है कि ये सफर कर रही है। तो सफर फ्रॉम, जब हम सफर फ्रॉम यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या, नेगेटिव मीनिंग कैरी करने वाले यहां शब्द चाहिए। याद करो बचपन में कहते थे ना, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मतलब क्या, कोई नेगेटिव मीनिंग कैरी करने वाले अभी भी, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, विश्व पटल पर अगर देखा जाए तो औरतों ने अपनी जगह बनाई तो है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी भी ये बहुत तरह की जो कि परेशानी से होकर के गुजर रही है। जब यहाँ स्त्री और पुरुष के बारे में बात कर रही है तो ये साफ आपको इनडायरेक्टली हिंट्स करता है कि यहाँ भेदभाव के बारे में बात हो रही है कि पुरुषों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन फीमेल को जो कि नहीं प्राप्त होते हैं,
ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आगे लेके जाओगे तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके जो कि डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं चौथे में क्या कहा जा रहा है। चौथे में देखो क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन है, टॉलरेंस तो हुआ बर्दाश्त करना, इक्वलिटी हुआ बराबरी, इश्यूज हुए मुद्दे। तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं कि वो आर्थिक, सामाजिक और विश्व पटल पर अपनी जो कि इमेज तो वो बना चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का को सफर करना पड़ता है, भेदभाव को सफर करना पड़ता है। अब आ जाओ, को सफर करना पड़ता है। चलो, सफर फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एट वेरियस लेवल्स। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर देखिए, वीमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस देन मैन। तो अब यहां पर देखिए वीमेन काम ज्यादा करती है लेकिन कमाती मर्दों से कम है। तो इसका मतलब स्त्री और पुरुष के बीच जो ये कंपैरेटिव अध्ययन है, ये पक्षपात है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमने सही टिक किया है। तो इसका मतलब यहां पर देखो क्या कहते हैं, एग्जाम्पल, वीमेन वर्क मोर एंड अर्न लेस। ये ज्यादा काम करती है लेकिन कमाती पुरुष से कम है। इन एडिशन टू दैट, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर, अगर विश्व में सबसे ज्यादा लोग जो गरीब हैं उनका जो अगर देखोगे कि मेजोरिटी, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, और विश्व में जो सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं उस वर्ग में अगर देखा जाए तो किसकी संख्या ज्यादा है, तो क्या देखोगे, पुरुषों की तुलना में वीमेन ही सबसे ज्यादा गरीब मिलेंगी आपको, वीमेन ही सबसे ज्यादा अशिक्षित मिलेंगी आपको। द रोड टू रियल, खाली जगह, इज स्टिल गोइंग ऑन, इज लॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि आज आप नारियों को समान अधिकार देना चाहते हो, ठीक है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपने जैसे सारे अधिकार उन्हें देना चाहते हो, देना तो चाहते हो, जिसकी बदौलत क्या हुआ है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, विश्व पटल पर अलग अलग जगहों पर उन्होंने अलग अलग इमेज तो बनाई है, लेकिन अभी भी बहुत जगहों पर उसे डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ता है। वो ज्यादा काम भी करती हैं लेकिन फिर भी पुरुषों की तुलना में वो क्या करती हैं, कम कमाती है। तो क्या कहते हो कि सही मायने में अगर आप चाहते हो कि स्त्री और पुरुष एक जैसा समान हो जाए, इक्वलिटी आ जाए, तो कहोगे कि इस राह पे जो हम चल रहे हैं ना, तो ये राह अभी भी बहुत लंबी है, ये दूरी को तय करना अभी भी बहुत बाकी है। तो ये किस चीज की जर्नी है कि इक्वलिटी लाने की जर्नी है, और ये रास्ता क्या है, लंबा है, और ये सफर अभी भी तय करना बाकी है। तो अब ये देखो फिफ्थ ऑप्शन में अगर आप फील करोगे तो फिफ्थ ऑप्शन में किसको उठा के लाओगे दोस्त। देखो फिफ्थ ऑप्शन में आपके पास क्या है, इक्विलिटी। ओवरऑल सारा का सारा चीज किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इक्विलिटी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पांचों के पांचों हम लोगों ने ब्लैंक्स को फिल किया। तो चलिए दोस्त, इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आज की इस कार्यवाही को समापन करते हैं और फिर से इसी चैनल पर पुनः मिलने का वादा करते हैं। टिल देन, गुड नाइट एंड गुड बाय।